अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूँ शाहरुख सुहेल। नाज़रीन इकराम, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शहबाज शरीफ को, मोहसिन नकवी को और IG इस्लामाबाद को मुलव्वस करते हुए 26 नवंबर को होने वाली शहादतों के हवाले से एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। असद कैसर साहब तो ये भी कह रहे हैं कि हम इस सिलसिले में आलमी अदालत में भी जा सकते हैं, अल्लाह करे कि किसी तरीके से ये बेल मंडे चढ़ जाए, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा, इसलिए कि जेल में बैठे हुए कप्तान की ख़यालात और बाहर बैठी हुई क़यादत के ख़यालात में अब ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। बाहर बैठी हुई क़यादत कभी तो बुज़दिल लगती है, कभी कंप्रोमाइज़ लगती है और कभी मुनाफिक लगती है और कभी यूँ लगता है कि ये अपने इक़्तिदार का झूला छोड़ना नहीं चाहते और इनको इस बात का यकीन है कि इस दफ़ा ये निकल गए अगर बाहर इस इक़्तिदार से तो ज़िंदगी भर दोबारा ये इक़्तिदार में नहीं आ सकेंगे। मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही है। आने वाले वक्त में इनमें से बहुत से लोग दोबारा कभी सियासत में नहीं आ पाएंगे। इस दफ़ा जिनके वो कहते हैं तीर तुक्के बन गए, वो तुक्के लग गए उनके, दोबारा नहीं लगेंगे। जो कुछ था इस दफ़ा 8 फरवरी में जितनी फसायत थी, जितना जुल्म था, जिस तरह से कागजात छीने गए और असल हकीकी जो क़यादत थी वो तो सारी की सारी जेलों में थी और उनको तो इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। आपने वो देखा था परवेज़ इलाही साहब की हमशीरा के हाथ से किस तरह एक वाहियात और बदतमीज़ आदमी ने पेपर छीन के जो भाग गया था। ऐसे मनाज़र के बाद ज़ाहिर है जो क़यादत ऊपर उभरी है असल में वो डिज़र्व नहीं करती थी देखा जाए तो, लेकिन अब चूँकि आ चुके हैं तो कुछ हो नहीं सकता। यही वजह है कि ये लोग जब भी कभी एहतजाज होता है तो चंद एक लोगों के सिवा बाहर आपको ये लोग दिखाई नहीं देते। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे ये बेल मंडे चढ़ती दिखाई नहीं देती। फैसल वाडा ने फिर आपको पता है कि वो रोज़ एक नई शुदनी छोड़ने के लिए आता है और वो एक छोटा मुँह बड़ी बात वाली बात करके नहीं बल्कि छोटा बुरा मुँह और बुरी बात करके चला जाता है। उसने फिर कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट से हम इसी बात की तवक्को कर रहे थे कि वो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से इजाज़त दे देगी, यानी उनका मकसद ये था। और अब वो ये भी बावर कराना चाह रहे हैं कि अब तो इमरान खान का बचना नामुमकिन है। फैसल वाडा को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि फैसल वाडा जो कुछ भी करने आता है, जो कुछ बोलने आता है, जो कि उसमें अपना उसका कुछ भी नहीं होता, इसलिए उसको ये भी अंदाज़ा नहीं है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। आप इंटरनेशनल कैनवस के हवाले से देखें अगर, तो उसमें जो बुनती बुनी जा रही है उसमें पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि हम और आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मुस्लिम उम्मा में जो कुछ हो रहा है उसको देख लीजिए, शाम को लेकर के जो कुछ हुआ है देख लीजिए। बहुत से लोग इस बात का जश्न मना रहे हैं कि शाम फ़तेह हो गया और बशार अल असद का तसल्लुत ख़त्म हो गया, लेकिन आप देखिएगा कि वहाँ मज़ीद फसायत बढ़ेगी, वहाँ मज़ीद काम ख़राब होगा। जो आने वाले इसराइल को ये दावत देते पाए जाते हैं कि हम मिल बांट के बैठ के काम करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके मुताबिक कुछ तंजीमों को एक्टिव कर दिया गया है और अब उस पर मज़ीद अमल होने जा रहा है और उसका एक हिस्सा पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान के पर इसके जो असरात आएंगे वो बड़े भयानक होंगे। हम और आप उसका तसव्वुर भी अभी नहीं कर पा रहे। हमारी सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी सियासत जो डोमेस्टिक हमारी सियासत है, हम तो अभी गली मोहल्लों, नालियाँ, सीवरेज, गटर इसी से बाहर नहीं निकल पाए। हम क्या सोच सकते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। और अब जो ख़ास तौर पर मुल्क में हो रहा है इससे तो रजीम चेंज वालों को अंदाज़ा ही नहीं है कि अगले 100 साल तक पाकिस्तान का अपने पैरों पर खड़ा होना कितना मुश्किल हो गया है। वो भी इस सूरत में कि अभी भी अगर क़यादत किसी ईमानदार जगह पर मुंतकिल कर दी जाए, ये उस सूरत में कि उसको फिर भी अभी 15-20 साल चाहिए होंगे कि किसी तरीके से वो मौजूदा हालात को ट्रैक पर ला सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख़ानदान शरीफा में एक से एक बढ़ के मसखरा पाया जाता है, या चले ख़ानदान शरीफा छोड़ दीजिए, नासूर लीग में एक से एक बढ़ के मसखरा पाया जाता है। अगर आप तलाल चौधरी को देखें, उसकी हरकत व सकनात को देखें, आपको हंसी आ जाती है। आप राना सनाउल्लाह की बातें सुने, सुबह वो कुछ कह रहे होते हैं, दोपहर में कुछ कह रहे होते हैं और शाम में कुछ कह रहे होते हैं। दोपहर में वो दिलेर बने हुए होते हैं, पूरा गुंडा बदमाश बन के धमकियाँ दे रहे होते हैं और शाम को डर के मारे कह रहे होते हैं इमरान अगर बाहर आ गया तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। जब मियाँ जावेद लतीफ़ को देख लीजिए, मियाँ जावेद लतीफ़ भी इन मसखरों में से एक मसखरा है। इस शख्स ने या तो शेखुपुरा देखा है या इसने इस्लामाबाद का वो एक महदूद सा इलाका जिसमें पार्लियामेंट है इसने वो देखा है। इससे ज़्यादा इसका ना कैनवस था, ना है, ना होगा। जावेद लतीफ़ का ज़रा बयान मुलाज़ा फरमाइए आप कि एलन मस्क ने ट्विटर इमरान खान की सहूलत कारी के लिए ख़रीदा है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि ये इस कदर जाहिल आदमी है कि इसको पता ही नहीं
کہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں کون شخص کیا کر رہا ہے اور اس میں ایلن مسک کا حصہ کیا ہے. یعنی وہ خلائی اسٹیشن کے حوالے سے کیا کر رہا ہے, وہ دنیا میں گھومنے والی گاڑیوں کے حوالے سے اس کی کیا خدمات ہیں, وہ آنے والے وقت میں جو موبائل پیش کرنے جا رہا ہے اس کے دنیا پر کیا اثرات ہوں گے. یہ اتنے جاہل لوگ ہیں پرلے درجے کے کہ ان کو آتا جاتا ہی کچھ نہیں ہے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اعتراف کر رہا ہے اس بات کا کہ عمران خان اتنے بڑے قد کاٹ کا آدمی ہے کہ ایلن مسک کو اس کے لیے ٹویٹر خریدنا پڑ گیا. تو جاوید لطیف, اب ذرا اندازہ کرو کہ اگر ایلن مسک اتنا مہنگا ٹویٹر ایک آدمی کے لیے خرید رہا ہے تو اس آدمی کی قیمت کیا ہوگی. بس یہی چیز سوچ لیجیے. وہ مریم نوٹنکی کے کچھ ایکس پر بیٹھے ہوئے ٹویٹ کرنے والے وہ کچھ بھونکوئیے ہیں, 8-10 بندے ہیں اور 3-4 وہ حرافہ قسم کی عورتیں ہیں. اس میں کوئی لائر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, اپنے نام کے ساتھ لکھتے. اچھا, مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ اصل اکاؤنٹ ہوں گے. یہ مریم سیل کے پروپیگنڈا, وہ جو سیل ہے نا اس کا, یہ ان کا کام ہے کہ لوگوں کی ایسی خواتین کی تصویریں لگا کے اور ان کے ناموں سے یہ اس طرح کے اکاؤنٹ چلاتے ہیں. میں کافی سارے بد شکلوں کو میں جانتا ہوں جو مریم نواز کے میڈیا سیل کے لیے کام کرتے ہیں. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ان کو, اور میں ان کی کرتوتوں کو بھی جانتا ہوں, ان کے اندر کی بے ایمانیوں کو بھی جانتا ہوں. ٹھیک ہے. عمران خان کا قد اتنا بڑا ہے جاوید لطیف کے مطابق کہ ایلن مسک کو ٹویٹر خریدنا پڑ گیا. بس ایک ہی جواب کہ تف ہے ایسی سوچ پر, تف ہے ایسی سیاست پر, اور تف ہے اس جماعت پر کہ جس نے اس طرح کے مسخرے پال رکھے ہیں. ویسے تو وہ ایک تصویر آپ نے دیکھی ہوگی جس میں چارلی چپلن کی تصویر ہے اور دوسری طرف شہباز شریف کی تصویر ہے. تو اس نے چارلی چپلن پہ لکھا ہوا ہے امیروں کا چارلی چپلن, اور شہباز شریف کی تصویر پہ لکھا ہوا ہے غریبوں کا چارلی چپلن. یعنی یہ تو حالت ہے ان لوگوں کی, ایسی ایسی میمز بنتی ہیں. وہ ایک جو ایکس پہ بیٹھا ہوا ان کا بھنکویا ہے, اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ مریم کی انگریزی اور شہباز شریف کی انگلش کے سامنے عمران خان کی انگریزی بالکل فیل ہے. میرا چیلنج ہے اس بات کے لیے, اگر یہ ناصور لیگ میرے چیلنج کو قبول کر سکے کہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ایک لائن میں نواز شریف, شہباز شریف, مریم, حمزہ شریف اور آپ کے پاس جتنے بھی نورتن ہیں, آپ سب ایک لائن میں بیٹھ جائیے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے, اور ایک جانب اکیلے عمران خان کو بٹھا لیجئے اور مناظرہ کر لیجئے انگلش میں. یہ ٹویٹ کرنے سے پہلے بغیرت آدمی کو شرم آنی چاہیے تھی کہ پہلے دیکھ تو لو کہ مریم کے آگے تو ایک موبائل فون رکھا ہوا ہے جس پہ وہ تحریر دیکھ دیکھ کے پڑھ رہی ہے. اور رانا ثناء اللہ کو آپ نے دیکھ لیا نا تھائی لینڈ کے دن کے موقع پر جس طرح کی انگریزی اس نے بولی ہے, خدا کی قسم. بس اب میں کیا کہوں یار, میرے اختیار میں کچھ ہو نا تو میں ان کے ساتھ صرف وہی کروں جو ایک ٹیچر اسٹوڈنٹس کے ساتھ کان کرتا ہے, ان کا کان پکڑوا دیتا ہے. میں صرف ان لوگوں کو مرغا بنا دوں اور پھر ان کی تشریف پر اتنے اسٹک ماروں کہ ان کو یاد آ جائے کہ پڑھنا کیسے ہے. کپتان نے کہا تھا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہے, اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. اور یہ مریم نوٹنکی 160 ارب کا خسارہ پنجاب کا چھوڑ کر تو چائنا کے دورے پہ گئی ہوئی ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کس حیثیت میں چائنا کا دورہ کر رہی ہے. کیا یہ اس کا نجی دورہ ہے؟ اگر نجی دورہ ہے تو یہ وزارت پرس اٹھوائی اور بیگ اٹھوائی, اور ساتھ وہ چیف سیکرٹری صاحب یہ کیا لینے کے لیے گئے ہیں؟ اور اگر یہ سرکاری دورہ ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ اب میرا جواب اس لیے یہ بنتا ہے اس لیے کہ علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ افغان حکومت سے ہم بات کریں گے, تو اس وقت ان کے مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھونکوئیے تھے وہ سارے کے سارے چلا اٹھے تھے کہ جی علی امین گنڈا پور کس حیثیت میں کرے گا جی, یہ تو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے. تو وہ بھی تو ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے نا, وہ کس حیثیت میں چائنا گئی ہے اور کر کیا رہی ہے سوائے پیسے کے ضیاع کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ ڈاکٹر شہباز گل نے جو اطلاع دی ہے آپ کو کہ وہ راول ڈیم کے پاس کسی خاص مقام پر مریم اپنا ایک گھر بنا رہی ہے, کیمپ آفس بنا رہی ہے. تو یہ کیمپ آفس اگر یہ اس طرح خفیہ بن رہا ہے پورے اسلام آباد کو چھوڑ کے راول ڈیم کی ایک کارنر پر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ جس طرح اس کا باپ لندن میں بیٹھ کے خفیہ ملاقاتیں کرتا ہے نا, اسی طرح اس کو بھی خفیہ ملاقاتوں کے لیے خفیہ جگہ چاہیے. لہٰذا ناصور لیگ کو اس بات کی وضاحت ضرور دینی چاہیے کہ یہ چائنا کا دورہ کس مد میں ہے, ورنہ وہ بینو پمبیری بینش سلیم جو ہے وہ تو بتا ہی دے گی کہ وہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں کو بہت ساڑا ہے, اور بین سلیم کو پتہ ہی نہیں کہ ساڑا ہوتا کیا ہے. وہی ساڑا بین سلیم کو ہے جو عمران خان کی ایک جملے کے بعد ان لوگوں کے تن بدن میں لگ جاتا ہے. ہماری ایک نیوز اینکر ہوا کرتی تھی مہاپارا صفدر, کیا ڈیسنٹ, کیا کلاس کی خاتون, یعنی ان کی ڈیسنسی پر تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. اتنی ڈیسنٹ عورت ایز نیوز کاسٹر کم از کم ہم نے نہیں دیکھی. ہاں ایک سریا شہاب ہوا کرتی تھی, وہ بھی کمال کی تھی اپنے دور میں, نیوز اینکر تھی وہ, اور مجھے نہیں پتا کہ یہ
महापारा सफदर साहिबा ने चाइना जाने के हवाले से बीज मालों के लिए कुछ जुमला ट्वीट कर दिया है, और अब नासूर लीग के लोग इस कदर वाहियाती और बदतमीज़ी कर रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल ने भी बताया इस हवाले से। मैं सिर्फ एक जुमला इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि महापारा सफदर के बराबर अगर 10 मरियम और पैदा हो जाए ना, तो महापारा सफदर की जूती के बराबर नहीं हो सकती। बस मेरा इतना जुमला काफ़ी है। अच्छा जी, वो रेंजर्स के अहलकार जो एक एबनॉर्मल बच्चे की गाड़ी के नीचे आके शहीद हो गए थे, उन रेंजर्स के लिए बाकायदा से पर्चा दर्ज कर दिया गया है इमरान खान साहब पर और बुशरा बीबी पर, कि जी उन रेंजर्स अहलकारों को मारने में या इसका हुक्म देने में इमरान खान और बुशरा बीबी का हाथ है, और उस पर अमल जो है वो अली अमीन गंडापुर ने, साहबजादा अहमद रज़ा ने, और वो शिबली फराज ने और उमर अयूब ने, पता नहीं किस किस ने उस पर अमल करके तो इन अफराद को गाड़ी के नीचे कुचल दिया। हालांकि तमाम सहाफ़ियों ने यह साबित कर दिया कि वो एक इबनॉर्मल बच्चे की गाड़ी के नीचे आकर वो कुचले गए। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन चूँकि मुज़ाकरात का रटा लगाया जा रहा है कि मुज़ाकरात करें, और दूसरी तरफ ये खौफ भी है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फिर इमरान खान को चूँकि काबू भी रखना है, तो उसके लिए साथ साथ पर्चे भी दर्ज हो रहे हैं और साथ साथ फोर्स किया जा रहा है कि मुज़ाकरात किए जाएँ। मैं ज़ाती तौर पर इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ, इसलिए कि ये गैर आइनी हुकूमत है, ये 2 नंबर हुकूमत है, ये जाली फॉर्म 47 पे आई हुई हुकूमत है, ये 26वीं हरामी तरमीम वाली हुकूमत है, और ये आइनी बेंच या गैर आइनी बेंच, अव्वल पहली बात तो ये कि आइनी बेंच तो हो ही नहीं सकता, ये गैर आइनी बेंच है। जिस दिन ये काया पलटेगी, ये 26वीं हरामी तरमीम उड़ेगी, उस दिन ये आइनी बेंच भी ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा। मैंने आखिर में एक ही जुमला कहना है, पाकिस्तान को जितना आज तक नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान के जजेस की वजह से हुआ है, पाकिस्तान बनने से लेके आज तक। ये वो लोग हैं जो इंसाफ पर अगर खड़े होते तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि बड़े से बड़ा ताकतवर भी अपनी जगह से हिल जाता, लेकिन इन लोगों की हरामकारियों की वजह से, इन हरामखोरों की वजह से, इनके मफादात की वजह से, इन रिश्वतखोरों की वजह से, इन दलालों की वजह से, इन जजेस की वजह से पाकिस्तान आज इस नहज पर आकर खड़ा है कि अगले 100 साल तक तरक्की होती दिखाई नहीं देती। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले व्लॉग।